खबर में खुश आमदीद मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब तार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, अपोजिशन ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। फैसले क्या सड़कों पर होंगे, इससे पहले हुकूमत भी जो है वो एक जलसे का ऐलान कर चुकी है। वज़ीर दाखिला को अगले 24 घंटों में खुशखबरी का यकीन है। ये क्या खुशखबरी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। वज़रा को तहरीक अदम एतमाद से पहले कौन से मामलात तय होते नज़र आ रहे हैं। और फिर एक और अफसोसनाक वाक़या पेस, जिसके पहले में कुछ अर्सा पहले आग लगी थी और करोड़ों का नुकसान हुआ लोगों का। इसी तरह हमने पेस में देखा कोई वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं थे, कोई जो आग बुझाने वाले हालात मौजूद नहीं थे। इस पर भी बात करेंगे। बड़ी साहब, अब तो कौम बड़ी थक चुकी है वैसे, और उसके असाब जो है खासे हो चुके हैं कि ये कहानी किधर किसी तरफ हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, कौम थक चुकी है, लेकिन ये जो बेसिकली आजकल सियासी जो हो रहा है, बच्चों के लिए बचपन में, आप जब जवानी बचपन में तो कार्टून देखा करते थे। कार्टून देख के बच्चों का दिल ना फिर करता दोबारा कार्टून देखने का। मुझे बताएं, इतनी देर से प्रैक्टिस हो रही है, अपोजिशन का दावा है कि अदम एतमाद के नंबर गेम पूरे हैं। हुकूमत का दावा है कि हमारे पास हमारे नंबर गेम कम नहीं हुए। वुज़रा कह रहे हैं जल्द से जल्द इसको बुलाया जाए। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें कमो बेशतर 2 दर्जन से ज़्यादा मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, चाहे वो PTI के मनहरफ अरकान हो, चाहे हुकूमत के आदि आके खुल के कहे जी हम खान साहब के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं। जब अखलाकियात इतना पसे पर्दा चले जाएँ और मुल्क की अपना ज़ाती मफाद, पार्टी मफाद के लिए दस्तों गिरेबान हो जाए, एक तरफ बयान देते हैं हुकूमत हम के साथ है, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं है, तीसरे हैं। मैं, आप और कोई भी आदमी इधर क्या प्रेडिक्शन कर सकता है? हर एक की राय मुख्तलिफ है। हर आने वाले बुलेटिन में, हर आने वाले लम्हे में पिछले लम्हों से मुख्तलिफ सूरत हाल हो जाती है। तो हतमी बात तो मेरे ख्याल में जब वोटिंग होगी उससे पहले कराना मुनासिब नहीं। मुझे अब वज़ीर दाखिला की खुशखबरी, एक मौलाना साहब 48 घंटे में खुशखबरी सुना रहे थे, अगर आपको याद हो, अब ये सुना रहे हैं दोनों माशाल्लाह 70 मौलाना फजल रहमान की खुशखबरी तो सुन ही लेते हैं ना, मौलाना की खुशखबरी सुन ही लेते हैं। तो फिर मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं, सुनाएं जी। कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को जब यहां पहुंच जाएगा, कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है। लेकिन अदम एतमाद की तारीख तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। तो मलिक साहब, अपने अपने महबूब कायदे पे समझते हैं आपके कोने कोने से लोग आ जाएंगे? ये कोने से नीचे से भी आ जाएंगे, ज़मीन से भी आ जाएंगे और आसमान से भी आ जाएंगे। मगर असल जो मसला है, जो असल मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो है मौला जट कल्चर, कि आपके आस में भी गंडासा है, उधर भी गंडासा है। मैं छोटी सी हमें आउट ऑफ दी वे बात करने लगा हूँ। कल मैं एक साहब से बैठा था, वो बता रहे थे 1,20,000 रेलवे के रिटायर्ड लोग हैं और अभी तक उनको नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली। अब 1,20,000 लोगों के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो किस अजाब में रह रहे होंगे। 15 दिन से उनको अपनी पेंशन नहीं मिली, जो उनका हक है। आपने कल खबर दी है कि पैरासीटामोल इस मुल्क में नहीं मिल रही, जो सर दर्द है, तो वो तो बेवकूफ़ी है ना, इंसानों की बात करें। अब हम इनकी बात करते हैं। ये है मौला जट सियासत। मौला जट सियासत ये है कि अगर इमरान खान ने काम तो शुरू कर दिया, उन्होंने कहा मेरे पास गंडासा है, स्पीकर खबरदार टांगे तोड़ देंगे, कोई इधर से उधर तो जाके दिखाए। फिर उन्होंने कहा ये भी काम नहीं है। उन्होंने कहा 10 लाख बंदा खड़ा होगा, ज़रा जाके दिखाओ और आगे दिखाओ। तो अपोजिशन बेवकूफ़ है, वो भी इस फिल्म को समझता है। उन्होंने कहा भाई हम भी अथॉरिटी है, हम भी ताकत है, हम भी बदमाश है, अगर तुम भी बदमाश हो। तो ये सिंपली मैं समझता हूँ मसल्स की लड़ाई है, तशद्दुद की लड़ाई है। इसमें ना अवाम है ना सियासत है। और मुझे तो अब ये भी डर लगना शुरू हो गया कि एकदम कोई ऊपर से को ज़ोर से आसमान से आवाज़ आनी है, सब गुब्बारे में से बाहर निकल जानी है और अमन अमान हो जाना। ये सारा मुझे लगता है कोई ड्रामा ही चल रहा है। 23 तारीख को आ रहे हैं वो, आपके पास क्या इत्तला है भट्टी साहब के, क्या उनकी अरेंजमेंट्स हैं? देखिए काजी साहब, जब हाकिम वक़्त मुल्क का वज़ीर आज़म 28 को काउंटिंग हो और 23 को डी चौक में जलसा रख दे और वुज़रा ये फरमाए, उसी हजूम से लोगों ने जाना। 27 को रखा है उन्होंने और 23 का इनका है। नहीं, 28 को वोटिंग है मेरी, अर्ज सुन लें। और 27 को जलसा नहीं, 27 को जलसा, 28 को वोटिंग है। 27 को आपके वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने जाना है। उनको आप चाहते हैं हजूम कत्ल कर दे या वापस इधर से आना, धमकी देने का यही मतलब है ना। उन्होंने 23 रख दिया, 23 को वो चलेंगे
22-23 को तो बिल्ली भी नहीं पर मारेगी। ये ज़ाहिर है वहाँ पे वो एक पैरेड है। कायद साहब, शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी, और आजकल साइंस बड़ी जिद्दत तक गया है। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब, कैसे हैं आप? भाई साहब, सुना है कि साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, तो ये जो अदम एतमाद का इशू है, कोई ऐसी साइंस नहीं आई कि हमारे सियासतदान पुरअज़म रह के एक आइनी तरीके को, आइनी बहरान को ख़त्म कर दें, कामयाब करें या अदम एतमाद को नाकाम करें? कोई ऐसी साइंस तो निकालने को मशीन नहीं निकाली है जी। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसको अपोजिशन पूरी तरह से, चूंकि उनको पता है कि जो चीजें वो करते हैं मैनुअल इलेक्शन में वो हो नहीं सकती, इसलिए भरपूर मुखालिफत है। और मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो उन्होंने जिक्र किया है उसमें हदफ ही एक ओवरसीज वोटिंग है और ईवीएम है, तो साइंस को ये नहीं कबूल करते। तो शिबली साहब ये बताएं, अदम एतमाद में आप कर रहे हैं 27 मार्च को गालबन जलसा 10 लोग का, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉल दे दी है 23 मार्च को। आप इससे सियासत में पुख्तगी देख रहे हैं या थोड़ा सा समझ रहे हैं कि बेहतर हिकमत अमली से टकराव की बजाय आइनी मसले को आइनी तरीके से हल करना चाहिए? आप अपने क्या कहते हैं इसमें? देखिए, बात यह है भट्टी साहब के हमने तो बुनियादी तौर पे जो जलसे हमने शुरू किए थे वो हमारा वैसे ही बड़े अरसे से प्राइम मिनिस्टर के प्लान में था कि हम जलसे करेंगे, आवाम से रास्ता करेंगे, क्योंकि कुछ जाहिर है कि एक लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कुछ तो हो भी गए हैं, कुछ हो रहे हैं। तो ये अदम एतमाद वाली तो बात बाद में आई, और 27 तारीख को हमने जलसा ये किया था कि हम चाहते थे कि हम पूरे अपने स्ट्रेंथ को इस्लामाबाद में बुलाएं, और ये एक तो फंक्शन होगा जिसमें एक जलसा होगा जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी अहम बात करेंगे, अहम बातें करेंगे। लेकिन उसको अपोजिशन ने, क्योंकि उनकी हाथ पांव खुले हुए हैं, उन्होंने एक काउंटर वो किया कि जिसमें कि फजलुर रहमान, जिस तरह आपने देखा कि नेशनल असेंबली पार्लियामेंट्री लॉजेस में जिस तरह से वो अपनी उन्होंने लश्करकशी कर दी, तो ये मौलाना साहब के पास कुछ लोगों की होती है ना न्यूसेंस वैल्यू, तो मौलाना साहब की एक न्यूसेंस वैल्यू है जिसको कि वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उन्होंने ये 23 को बुलाया। देखिए, 23 मार्च हमारा नेशनल डे होता है और हमारे इधर एक बड़ी अहम ओवैसी की बात हो रही है, तो हमें पता है कि इस्लाम से कितना लगाव है मौलाना साहब को और कितनी उन्होंने खिदमत की है इस्लाम की। तो बुनियादी तौर पे ये उनकी तरफ से मैं ये कहूँगा कि एक शरपसंदाना एक एक्टिविटी है जो कि वो करना चाह रहे हैं। शिबली साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सियासत का मरकज़ तो आमतौर पे आवाम और लोगों के मसाइल होते हैं, मगर जब पूरी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत समेत पूरा इक़्तिदार की सियासत करेंगे तो लोग बाददिल नहीं हो जाएंगे? लोग क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि जी हम तो अपना काम कर रहे थे, हम जितने भी चैलेंजेस से नबरदार थे वो सारे पाकिस्तान को पता है। अचानक ये कहीं से इनको इशारा मिला कि इन्होंने मैं तो बैरूनी उसमें बिल्कुल उसको समझता हूँ कि उधर से भी बाहर से ही ये ट्रिगर हुआ है कि इन्होंने अचानक जो है तो ये इस किस्म की अदम एतमाद, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए हरकतें शुरू कर दी। और दूसरी बात देख लें आप, इन्होंने इस पूरे 1 महीने में इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए इन्होंने ओहदे तक बांट दिए। कोई गवर्नर बन गया है तो कोई डिप्टी स्पीकर है तो कोई चेयरमैन सेनेट है, तो मुख्तलिफ किस्म के ओहदे सब इन्होंने के चीफ मिनिस्टर कौन हो गई। आप मुझे बताइए कि इसमें आवाम के लिए क्या है लाइफ? ये तो अपने इक़्तिदार की बदर बांट इन्होंने कर दी, ये तो एक्सपोज हो गए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये हुआ है अदम एतमाद, तो मैं भट्टी साहब, मैं दिल की गहराइयों से मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने हमें एक बहुत बड़ा फेवर किया है अपोजिशन जमातों ने। एक तो ये है कि इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, और दूसरा ये है कि हमारी पार्टी को ये इन्होंने मजीद उठा दिया। सारी जगह पे हमारे वर्कर्स, हमारी फैमिलीज में भी वो कहते हैं कि जी डटे रहे और इनको छोड़ना नहीं। तो हमारी तो पूरी पार्टी जो है तो किस्म की जा गई है, पूरी पार्टी एक्टिविटी शुरू हो गई है, हमारे मुताबिक हो गए वर्कर्स। तो हम तो समझते हैं कि तो हमारे लिए बेस्ट थिंग है, और साथ में ये है कि ये 27 को ये 28 को एक्सपोज भी हो जाएंगे।
ये तहरीक क्यों आसिफ अली जरदारी ने ये लेटर क्यों लिखा? हमें कह रहे थे ना वो कि जी आप अपने उनको ज़मीर की आवाज के मुताबिक उनको वोट देने दें। क्या जरूरत पड़ी थी कि आज उन्होंने जरदारी साहब ने अपने MNAs को वार्निंग दे दी खत के जरिए? यानी इसमें बताएं कि कौन है घबराया हुआ, कौन है जिसको कि ये मालूम है कि शिकस्त लिखी हुई है, ये नक्शा दीवार है। ये उस डेस्परेशन की एक अटेम्प्ट थी जिसमें कि उन्होंने ये खत लिखा अपने MNAs को, और यही खतरा है उनको बाकी पार्टीज को। तो ये जो इन्होंने एक हवा सा बनाया हुआ था ना, वो बिल्कुल वो जिस तरह ना वो गुब्बारा, उसमें वो जो पिन थी वो लग चुकी है। मौलाना साहब तो बात की बातें कर रहे हैं ना, हम अभी से भी उनकी जो गुब्बारा था ना, जो उन्होंने एक आर्टिफिशियल सा एक माहौल क्रिएट किया था 1 महीने की, वो जो उनकी वो थी, तो हम इनको इंशाल्लाह ईद से पहले हमें लोग ईद की मुबारकें देंगे। अच्छा, ये फरमाइए शिबली साहब के ये जो वज़ीर इत्तलात उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि जी यहाँ लाखों का मजमा होगा, उसके बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा और बीच में गुजर के वापस आना पड़ेगा, इस पे लोग बड़ी लय दे कर रहे हैं। ये जस्ट एक फिगर ऑफ स्पीच थी या यू रियली मीन इट? देखिए जी, ये तो एक स्पीच में एक हिस्सा था, और मेरा ख्याल है कि देखें, आपको पता है कि जो जलसा है वो 27 को हो रहा है और उसी रात खत्म हो जाएगा, और अदम इत्मीनान जो है वो 28 को है। तो इसलिए ये गुजरना तो मेरा ख्याल है उन्होंने। अच्छा, ये बताएं कि अभी चौधरी परवेज इलाही साहब अभी एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, अब उन्होंने कोई खुल के तो बात नहीं की। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून उन्हें ना माने अपना CM, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि PM साहब शदीद खतरे में हैं। तो क्या ये आपको छोड़ने वाले हैं या इनके साथ आपके मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, हमारे इत्तेहादी अभी तक उन्होंने कोई हमारे खिलाफ पोजीशन नहीं की है। उन्होंने ये नहीं कहा है बाकायदा तौर पे कि वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जाहिर है इस किस्म की सिचुएशन में वो अपने उसको मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन फैक्ट ये है कि हम ये देखें कि इससे जो एक माहौल बना हुआ है उसमें अवाम का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। ये सिर्फ ओहदों की बात हो रही है कि किसको क्या ओहदा मिलेगा, कौन किस ओहदे का ख्वाहिशमंद है। मेरा ख्याल है कि इससे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट हुई हैं, क्योंकि मुल्क के और रीजन के खित्ते के हालात को देखते हुए दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें कि बनाना रिपब्लिक्स को भी अगर आप शामिल कर लें, जिसमें कि अपोजिशन पार्टीज ने ऐसे मौके पर जहाँ पे कि हम बिल्कुल कोविड से जरा अब निकल के अब अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर रहे हैं, ऐसे हालात में इक़्तिदार की ख्वाहिश, जबकि इलेक्शन भी 1 साल, सवा साल बाद या 1.5 साल बाद होने वाले हैं, इस किस्म की चीज को उठाना शायद शो करता है कि इनको ना मुल्क से मोहब्बत है और ना अवाम से। हमें इसमें कहाँ गई महंगाई की बातें, कहाँ गई? तो अब ओहदों की बातें हो रही हैं, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। ये अपोजिशन है, ये अपोजिशन है जो कि इस मुल्क को आगे ले जाएगी। आगे का प्लान क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं है। ये एक इशारा इनको बाहर से हुआ है, और ये इन्होंने ये सारे जो मफादाती टोला है जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एसेट्स इन्होंने मुल्क से बाहर रखे हुए हैं, ये उन ताकतों को खफा कर ही नहीं सकते। ये उनको खुश करने के लिए अपनी छोटी सी वो उसको असासों को बचाने के लिए पूरे मुल्क के मफादात को दांव पे लगा देते हैं। अब इमरान खान का बिल्कुल वो है, एक एंटीडोट है, उसके न कोई असासे हैं बाहर, न उसको परवाह है। वो इस मुल्क में की फॉरेन पॉलिसी में एक खुद भी लाना चाहते हैं। वो इस मुल्क को एक कम से कम एक ये तो नहीं है कि हम किराए के टट्टू बन जाए, हम जो हमें हांगे हम उसके लिए लड़ने लगे, हम उसके लिए चीजें करने लगे। हमने इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये तय किया हुआ है कि हमने इस मुल्क के मफादात को डिफेंड करना है, न कि सौदाबाजी करनी है जाती मफादात पे, कौमी मफादात। शिबली साहब, ये इशारा कहाँ से हुआ है? पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इस तरह किस तरह बाहर से इशारे हो सकते हैं? ये अपोजिशन किससे मिली हुई है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन की जो बड़ी पार्टियां हैं, इनकी लीडरशिप को आपको पता है कि इनके असासे और वो बाहर हैं। इन्होंने हमेशा इन बाहर बैरूनी कुव्वतों के मफादात के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलाइन किया, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी आप देखें कि जो खित्ते में हालात हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ रीअलाइनमेंट हो रही हैं, ऐसे हालात में पाकिस्तान जो कि हमेशा एक सैटेलाइट स्टेट था, एक क्लाइंट स्टेट था,
उसको जो है तो अभी अगर प्राइम मिनिस्टर अगर एक रिस्पेक्टेबल, एक इंडिपेंडेंट अपने मफादात को देखने वाला मुल्क बनाना चाह रहे हैं, अरे ये कई कुव्वतों को ये पसंद नहीं होगा। अच्छा ये बताइए शिबली साहब, ये फरमाइए जी जी, जैसे पहले दिन से इत्तेहादी जमातें आपके साथ है, बाप है, काफ लीग है, MQM है, GDA है, क्या बेहतर ना होता कि आपकी कुछ एक डेलीगेशन बनते और इनको एंगेज करते और ये पहले दिन आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि हम हुकूमत के पहले दिन से साथ है और एंड तक रहेंगे? कहीं आप ये नहीं समझते आपकी पार्टी की तरफ से भी थोड़ी सी नरमी बढ़ती गई है, जिसकी वजह से इत्तेहादी दूसरी तरफ जाने का सोच रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा चले गए हैं। देखिए, हो सकता है आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त हो। हाइंडसाइट हमेशा 2020 होती है, और अभी जो है हमने जो आउट किया, और दूसरा ये कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उनके साथ तो हमारी कैबिनेट लेवल पे भी उनके साथ हमारी मुलाकातें होती रहती थी, के साथ भी जाहिर है हमारी कैबिनेट का वो हिस्सा है, आज तक हिस्सा है, तो कॉन्टेक्ट तो एक मुसलसल रहता था हमारा। लेकिन इस सब्जेक्ट पे जबकि अचानक ये ऐसा हुआ तो जाहिर है कि एक अपोजिशन ने इसको एक बड़े एक ऐसा तासुर ये दिया कि जैसे कि उनके पास तो कोई बहुत कुव्वत आ गई है, उनके पास मेंबर्स आ गए हैं। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि अगर ऐसा होता तो ये फिरासत ज़रदारी की लिखना पड़ता, जो फिर 63 अप्लाई होगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि लेटर लिखा हुआ, जरदारी साहब ने भी अपने मेंबर पार्लियामेंट, आपके कितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं जो बाज़ इशारे भी मिल रहे हैं? क्या आप भी अपोजिशन के कुछ लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है? देखें, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज में से भी कई लोगों ने हमें अप्रोच भी किया और राब्ते में भी है। जो मेरी इतला थी पिछले उस तक, वो तो 17-18 लोग थे जो कि हमारे साथ बड़े क्लियर राब्ते में हैं, और जिसकी वजह से शायद ये खत भी लिखा गया है। और इसी तरह अब नवाज लीग की मेरा ख्याल है वो भी एक खत लिखेगी, तो ये इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या इसीलिए तो नहीं है कि आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बड़ी तारीफ की पहली दफा जनाब इमरान खान साहब ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर करते हुए? देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के अगर टॉप के सियासतदान जो कि इस मुल्क में गुजरे हैं, जिन्होंने कि एक इंटरनेशनल लेवल की लीडरशिप की, इस मुल्क को एक नया विजन दिया, वो या कायद आज़म थे, उसके पास जुल्फकार अली भुट्टो, और अभी के दौर में इमरान खान है। जी भट्टी साहब, तो अच्छा ये बताइएगा सर, आप क्या समझते हैं अगर इदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था मेरे पहले निशाने पे आसफ अली जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना साहब हैं, क्या फिर एहतसाब का अमल तेज होगा या इसी तरह चलता रहेगा मादी में कि पैसे रिकवर ना हो तो इल्ज़ामात ही लगते रहे महज? नहीं जी, अब की बार जो है तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। हमारी पूरी पार्टी वाइब्रेंट हो गई है, हमने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, उसकी भी हमें जानकारी हो गई है, और जो हमने एहतसाब का खास तौर पे, बिकॉज देखें जब तक भट्टी साहब हर एक को पता है, आपको पता है कि जब तक के सजा नहीं मिलेगी, जजा नहीं मिलेगी, ये तो सारा एक इंटरनेशनल ये लॉ ऑफ नेचर है कि जब अच्छाई और बुराई में कोई तमीज नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि अच्छाई करने में कोई इंसेंटिव ही नहीं है। तो इसमें एहतसाब के अमल को बड़ा कड़े तरीके से इस पर हमने 100% फोकस करके, और हमने ये इस चीज़ों को इनके पीछे जाना है, वरना मेरा ख्याल है बड़ी बदकिस्मती होगी। अच्छा शिबली साहब, आपने बताया कि अपोजिशन को काफ़ी नुकसान हुआ है इस सियासत में, मगर आपकी पार्टी में तोड़ फोड़ नज़र आई है। अली खान ग्रुप, जंगीर तरीन ग्रुप, नाराज़ ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, और कहते हैं कोई कहता है 30 हमारे पास MNA है, तो आप इसमें क्या कहते हैं? देखिए, उसका असल में उसका एंड जो है ना, वो उससे पता चलेगा कि क्या होगा। ये सारे हमारे लिए, जिसे कहते हैं हमारी पार्टी के लिए, ये सारी अच्छी खबरें हैं। जो भी मसले मसाइल हमारे थे वो सामने आ गए, हमारे सारे वर्कर उठ गए हैं, हमारा कौम के साथ वही लिंक इस्टेब्लिश हो गया है जो कि हमारा 2018 के इलेक्शन में और 2011 के उसमें वो था। ये माहौल बन गया है। भट्टी साहब, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि ये इस वक्त जो है, जो इस वक्त PTI की जो एक वो है वाइब्रेंसी है, कि हम तो पूरी मेहनत भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा हम वो इतना रिस्टोर नहीं कर सकते थे जितना कि ऑपोजिशन ने हमारे लिए ये काम आसान कर दिया।
ये बड़े टर्न आउट हुआ है और यूथ भी बड़ी आई है, इसकी क्या आप वजह समझते हैं? एंटी अमेरिका जो स्टैंड लिया है इमरान खान साहब ने, ये एंटी वेस्ट? देखें, ये जिस तरह मैंने कहा ना कि ये पूरे खित्ते की जो रीअलाइनमेंट हो रही है, तो आई मीन ब्लॉक्स बन रहे हैं, और जिस तरह की अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रूस की, यूक्रेन की, ये सारी हुई है, और जिस तरह के यूरोप इस वक्त जिस सिचुएशन में है, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ऑब्वियसली आप मुल्कों में हमारी तारीफ भरी पड़ी हुई है कि किस तरह से मुल्कों को डिस्टेबलाइज किया जाता है, किस तरह उनको उनकी लीडरशिप या रजीम को वो किया जाता है, चेंज की जाती है, और ये सारे एस्पेक्ट्स तो हैं। तो हम तो अब एक ज़्यादा, पहले तो हम इतनी इंटरकनेक्टेड नहीं थी दुनिया जितनी कि अब है। तो अभी तो कोई चीज़ अगर एक अर्जेंटीना में कोई स्टॉक मार्केट का क्रैश हो तो उसकी इम्प्लिकेशंस पूरी दुनिया पे आती हैं। इसी तरह जो भी हो रहा है हमारे खित्ते में, हमारे दुनिया में, तो उसमें जाहिर है कि एक ऐसा लीडर जो कि मुल्क की मफादात की बात करे, और ये नहीं है कि कोई दुश्मनी कर रहे हैं, हमारा सबके साथ दोस्ती का प्रोग्राम है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम नेगोशिएट करेंगे, किसी की कोई हेल्प करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे कि हमारे मुल्क के मफाद में क्या है। अगर हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है तो हम फिर ये नहीं देखेंगे कि ये हमें कौन क्या है। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने हमें वक्त दिया और हफ्ती जमात का जो मौक़िफ़ था नाज़रीन आपने सुना, बहुत पुरएतमाद नज़र आते हैं। बहरहाल देखते हैं, अभी तो कुछ दिन हैं भी, मगर अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, और ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे भट्टी साहब और मलिक साहब से पूछेंगे ये कौन सी खुशखबरी 24 घंटों में आई है, पिछले 240 सालों में तो कोई नहीं आई। चलें 24 घंटों में आ जाए तो हम आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब का एक शॉर्ट सुना। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा, और अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी, तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। मैंने कहा जरा कलेजा टेस्ट करेंगे कि उसका क्या कलेजा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो नौबत नहीं आएगी और हम ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। भट्टी साहब, अब तो वो पंजाबी फिल्में भी बनना बंद हो गई हैं जिसमें इस तरह के डायलॉग होते थे। कादी साहब माजी करीब में 15-20 सालों में बेनज़ीर का 86 का इस्तकबाल छोड़ दे, 10 लाख आदमी पता है कितना होता है? पहले तो ये बताएं। ये मीनारे पाकिस्तान हमने तो उधर ही देखा था 86 अप्रैल में। उसके अलावा सारी पार्टियों ने मिलकर 10 लाख का कभी, बल्कि उसके बाद भी बेनज़ीर का था जो 2007 अक्टूबर में। रिजवी साहब का जो जनाजा था 10 लाख से ज्यादा होगा, एक साल लेकिन बहुत बड़ा था। 10 लाख एक 3 आदमी 4-5 फुट जगह घेरते हैं। भट्टी साहब भी तो हो सकता है फवाद साहब जेलम तक आपको यहाँ रवात तक बंदसारी सर नज़र आएंगे। दूसरी तरफ के उस 10 लाख में से PTI के मुनरफ लोग गुजरेंगे भी, उनका कलेजा भी होगा, फिर कलेजा निकल भी आएगा। अगर जाते हैं कामयाब हो गया तो क्या फिर वापस हुकूमत उसमें से निकलेगी या अपोजिशन उसमें से निकलेगी? मेरे ख्याल में एक ये जज्बात से भरपूर तकरीर है। दूसरा उन्होंने कहा शायद ये नौबत भी ना आए। इसी की बात हो रही है कि इसकी नौबत ना आए। क्या 2 सूरतें हो सकती हैं? एक, अपोजिशन अदम एतमाद वापस ले ले, जो बज़ाहिर आज तक नामुमकिन लग रहा है, मुश्किल नहीं, क्योंकि अब तक तो एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे हैं सारे ही। कोई सियासत अखलाकियात के दायरे में या आर्गूमेंट पे नहीं हो रही, खिदमत पे नहीं हो रही, धमकियों पे हो रही है। मार देंगे, छोड़ देंगे, पकड़ेंगे नहीं। और तो और मौलाना साहब ने 23 मार्च का ऐलान कर दिया। मुझे लग रहा है इन सारे सियासतदानों ने मिल के ना इस 22 करोड़ आवाम को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। और जब तक इसका नतीजा नहीं आता, मौलाना साहब ने भी 5-6 दिन पहले कहा था 48 घंटे में खुशखबरी, ये भी कहते हैं। बादिउल नज़र में खुशखबरी तो ये है कि दोनों जमातें, हुकूमत और अपोजिशन मिल के कोई ऐसा फैसला कर लें जिससे टकराव की पॉलिसी तर्क हो जाए। उसके इम्कान मुझे नज़र नहीं आते। मुझे तो हाथ से ही नज़र आ रहा है अगर दोनों पार्टी अपनी ज़िद पे अड़ी रही तो तीसरा रास्ता कोई नहीं है। सुना है कि दीर के जलसे के बाद कुछ कमांडो एक्शन हुआ था,
उसका साइड इफ़ेक्ट आपको हाफिजाबाद नज़र आया और कल फिर मीटिंग में कहा गया कि सर आप जो कहते हैं वो कर देते हैं, गुस्सा जाने दो। अगर इस किस्म की कोई बैकग्राउंड बात हो रही है, मतलब है हुकूमती और इत्तेहादी जमातों में मेरा मुराद किसी अदारे तो आपको पता है न्यूट्रल, तो क्योंकि खान साहब की आज की जुबान तो बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़े अच्छे अल्फाज थे, साहब का इस्तेमाल था, वो खान साहब लगता है एक दिन में बदल जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक दिन आप न्यूट्रल आदमी को, जानवर को फजीलत दे रहे हैं इंसान पे, इंसान पे, भेड़िए को कि जो अपने से कमज़ोर को खा जाता है वो न्यूट्रल होता है। इंसान न्यूट्रल नहीं होता यार, इनको अकल के बंदों को। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक तकरीर कर रहे हैं कि मैं 10 लाख बंदा लाऊंगा, नहीं 20 लाख तो कहा है ना एहसन इकबाल साहब ने, 20 मुस्लिम लीग चलो दोनों ने 2-2 करोड़ लाने हैं। हम किसकी हिमायत करेंगे, किसको कहेंगे सही है, तो मेरा ख्याल है ये न्यूट्रल है। एक मुझे जो शक पड़ा है ना, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी ये लाख हज़ार को लाख समझती है। काजी साहब मैं तन दसा मुख्तार या गल बदी दी है, हले तक ना हुकूमत के हाथ पाँव में कुछ रहा है, ना अपोजिशन में रहा है। अब कोई तीसरी ताकत आ गई है, उन्हें क्या बंदे दे पुत्र बनो, ये मैं आपको खबर दे दूं, नहीं तो इनकार करते हैं तो फिर मैं इन्हों दे टेपा किसी ने चलानियां नहीं चलानियां, मैं 1-2 चला देनी है। चले पहले परवेज खड़क बन गया बंदे के पुत्र, ठहर जाए काजी साहब, परवेज खड़क साहब की टेप हमें कुछ सीखने दिया करें, आप तो बात ही नहीं कुछ कह रहे हैं। परवेज खड़क साहब कुछ कह रहे हैं। जब गवर्नमेंट होती है तो ये दोनों इदारे, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, ये एक होती है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलतफहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वही वो तो कह रहे हैं हम एक ही हैं। यार काजी साहब आपकी सादगी पे मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना। ये गालबन डिफेंस मिनिस्टर है, ये वाहिद डिफेंस मिनिस्टर है जो डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं जा सकते, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। दूसरी बात, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे होती है, आईनी तौर पर, बंदे तोड़ने पे नहीं कि इसको कादी को इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो। तमाम अदारे बशमूल फौज, चीफ एग्जेक्टिव वज़ीर आज़म पाकिस्तानी है, लेकिन उनका काम यह है उनके आइनी और कानूनी हकामात पर अमल करना, सियासी जोड़ तोड़ करना, किसी को पकड़ना किसी को छोड़ना नहीं है। तो अच्छी बात है इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत एक पेज पे है, क्योंकि हुकूमत फौज जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ये खाली हुकूमत की नहीं है, ये अपोजिशन की भी है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसकी नहीं है। ये जो उधर जहाद करता है एक फौजी जवान या अफसर, क्या वो कहता है मैं पीपल्स पार्टी के लिए कर रहा हूँ, नून लीग के लिए कर रहा हूँ, जमीयत उलमा के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट को मेरा ख्याल है ये घसीटने बंद करें तमाम लोग। इस्टेब्लिशमेंट का एक आइनी रोल है, वज़ीर आज़म को बताया, लेकिन एक आइनी, उसका ये मतलब नहीं कि नून लीग के बंदे पीपल्स पार्टी में डालो, पीपल्स पार्टी के काफ में डालो, काफ के पीटीआई में डालो, ये आइनी रोल नहीं है, ये गैर आइनी, आइन से बगावत होती है। अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किसी भी करप्शन से बड़ा जुर्म है। क्या एक DIG है, क्या उसको ये कहेगा वज़ीर आज़म के फलां बंदे को गोली मार दो तो वो गोली मार देगा? ये इसका मतहत नहीं है। वो कहेगा ये इसने गैर कानूनी काम किया तो उस पर कानूनी इस्तेमाल करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, जिम्मेदार है तो सजा दो। मेरे ख्याल में काजी साहब दोनों इस वक्त दोनों की टांगें कांप रही हैं या कांपे टांग रही हैं, कोई एक डायलॉग ऐसा चल रहा है, मुझे नहीं पता। ये आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने जोड़ के बनाया है, उन्होंने ऐसे नहीं बोला था, यानी उनको कट पेस्ट किया है या एडिटिंग हुई। तो अच्छा इसकी तरदीद आई है कि जानवर न्यूट्रल होता है, इसकी तरदीद नहीं आई। अच्छा मैं कल जा रहा था एक दोस्त के साथ, मैंने कहा तुझे क्या हुआ? कहता इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। अच्छा क्यों? कहता कुत्ते ने काटा है। वो मैं क्या, वो तो न्यूट्रल है, उसने तुझे क्यों काटा? बात तो सही है। कहता नहीं वो पागल कुत्ता था। अब वो क्या, उसका कुत्ते का क्या करे, वो तो न्यूट्रल है, फिर जो है भी न्यूट्रल तो फिर उसको तो सजा नहीं हो सकती। तो मैंने कहा यार दूसरा जो साइकिल, मैं क्या तुझे क्यों नहीं काटा? कहना क्योंकि कुत्ता न्यूट्रल था, उसने समझा ये गलत है, मैं ठीक हूँ। अब मुझे तो अब ये मलिक साहब ये आपने सुना इनको? देखिए काई साहब, जो बात हो रही है, बात तो जिस मुल्क में आप बैठे हैं, जिस निज़ाम में आप बैठे हैं, सिंपल सी बात आज़ाद शुमार की, आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद है।
मुझे ये नहीं समझ आ रही है क्या बहस है इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है हमारी, ये तो कोई बहस ही नहीं। बहस तो सिंपल है कि अगर आप इन्हीं की खबरें इकट्ठी कर लें, मैं PTI की बात कर रहा हूँ, 30 के लगभग MNA कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं हैं, ठीक है आगे चलते हैं। 20 अभी वो टाइम ज़्यादा 20 आपके इत्तेहादी हैं, MQM, काफ लीग, अपना आपकी जो बाप है, हर एक की मैं आपको एक रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हमारी मेजॉरिटी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ये मैं इन दिनों की बात कर रहा हूँ। मुझे दुनिया का कोई रैशनल बता दे, आपने अदम एतमाद अपोजिशन ने दी हुई है, 50 बंदे, 10 बंदों की आपकी अक्सरियत है, ये जेन में रखे 50 बंदे कैलकुलेशन में नज़र आ रहे हैं, आपके साथ नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से खुशखबरी आई। साहब ने भी अपनी पार्टी को लिख के भेज दिया कि अगर आपने डिफेक्शन की तो हम आपको मलिक साहब आपको क्यों नहीं समझ आ रही, मान लिया 50 बंदे हुकूमत से बगावत कर चुके हैं, मान लिया यही रिकॉर्ड में आ रहे हैं, सारा चेक कर ले सर। मैंने अर्ज कर रहा हूँ जी, तो फिर चुप करके आए, अपोजिशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आज के बाद हमारा PTI से कोई तल्लुक नहीं, नंबर गेम वादे हो जाए और कहें जी आप लें अपना ठीक कह रहे हैं। आप स्वीडन में रहते हैं, सिंपल बात है, आप स्वीडन और डेनमार्क की बात, इमरान खान स्वीडन में रहते हैं, नहीं इमरान खान की मैं बात नहीं, डंडी मार दे, इमरान खान स्वीडन में रहते हैं, स्वीडन में सियासत कर रहे हैं, छांगा मांगा स्वीडन में हुआ था। एक बंदे ने थोड़ी सी वजीर पंजाब ने बात की इस तरह की जो ये बात की है, तो जनाब उसके पेट्रोल पंप भी बंद, उसकी ट्रांसपोर्ट भी बंद। आपका ख्याल है कि यहाँ हमारा MNA इतना बेवकूफ़ है कि अपना आप अनाउंस कर दे तो उसका पता है कि अभी भट्टी साहब ने कहा, छोड़े ना, फिर इस तरह बात इस तरह कर लेते हैं। अभी भट्टी साहब ने कहा भाई कोई काम है कि किसी का अपना आप पुलिस वाले को कहेंगे बंदा मार दो, ओ भाई इधर CM के कहने पे बंदे मारे गए हैं और ये मैंने नहीं कहा, आबद बाक्सर ने टीवी पे आके कहा है, तो और अभी तक वो बाहर घूम रहा है, किसी ने उसको ये नहीं कहा। अदालतें मलिक क्यूम छोड़ मलिक साहब, जिस वक्त आपने इमरान पे तनकीद करनी होती है आप स्वीडन टूर जाते हैं, जब इधर जब इधर आते हैं तो कहते हैं यार ओ यार नवाज शरीफ साहब उन्होंने तो छड़ो ना, वो तो उन्होंने भट्टी साहब मेरा सीरियस सवाल है, आप बिल्कुल सही साहब आप समझते हैं हमारे MNA इतने बेवकूफ हैं कि अपनी आप रोज कर रहे हैं। वाह जी वाह, जो सियासी सिनेरियो नहीं इसका जवाब करने की गुंजाइश छोड़ी है उन्होंने। मुझे बताएं हुकूमत या अपोजिशन, मुझे दुख होता है इतने बदादार लोग हैं, 40 साल से तजर्बा है, एक मौकफ नहीं ले पा रहे कि हुकूमत के साथ है या अपोजिशन के साथ। यार क्या कौम को साइको बना दिया है, एक पार्टी है उसके पास दोनों जा रहे हैं, तो यार इतनी अखलाकी जरूरत बनो भाई इमरान ठीक नहीं है मैं जा रहा हूँ, या मैं इमरान के साथ हूँ। भट्टी साहब अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो पुराना हो गया है, ऑल इज फेयर इन पॉलिटिक्स। नेकेड इक्तदार के लिए एक नेकेड वॉर है और जंग है जो होती है, और ये आपने हजूर पेश की थी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये जो तमाम आला रवायात है ना, अच्छा इमरान खान ने 22 साल से कहा था, तो उसने क्यों कहा था, और 35 साल से जिन्होंने जो किया है उसका नाम नहीं लेंदे, तो जिन्हें कहा था उन्हें फड़ लो। नहीं अच्छा आप ये कह रहे हैं, अब मेरा एक फिक्र ले ले, डंडा बड़ी अच्छी बात, आप ये कह रहे हैं कि जो काम नवाज शरीफ कर गया इमरान का हक है वो सारा कुछ, मैं ये नहीं कह रहा, तो व्हाट यू से मैं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि इमरान खान के लिए तो जन्नत के म्यार हैं। अच्छा वो तो बिल्कुल लाइन पे चले, और हम ज़ियाउल हक की गोद में और उसके बूट पे बैठ के आ जाएं तो कोई बात नहीं, हम तो नवाज शरीफ जो हुए। दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंटेशन इज आई थिंक is not leading us to anywhere. I mean to say ये कल्चर यहाँ से ज़ियाउल हक के आने के बाद इस सियासत का कल्चर आपने और आपकी मोहब्बत जिस उस पार्टी का बनाया हुआ है, चलो ठीक है, मान लिया थोड़ा सा फिर इन्होंने भी टाइम दे दो। मेरी भी तो सुने ना, मान लिया कि नून लीग ने फ्लोट क्रॉसिंग की, मान लिया नून लीग ने पॉलिटिकल करप्शन की, इसका मतलब है कि ये जस्टिफिकेशन PTI को भी दे दे, वो भी करे, ये आप कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, और क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कैंप में बैठ के इमरान को अटैक ना किया करें। अच्छा किसको नहीं बनता आपका, इंडिपेंडेंट बैठ की बात करें, ये कह रहा हूँ। अच्छा बड़ी साहब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खबर ये है कि चाइना, रूस और सऊदी अरेबिया खान साहब को बचाने आ गया है, इस पे आप क्या कहते हैं? खान साहब को ना रूस बचा सकता है ना चाइना बचा सकता है, एंटी अमेरिका ब्लॉक के बन गए। वो छोड़ देना, वो तो अब अगर उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो बाइडन कैंपेन चला रहा है उसको खतरा होगा, क्योंकि सुना है आइसलैंड के ट्रंप के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, इसने 2-3 मीटिंगें भी की हैं, ट्रंप कोई पासपोर्ट बदल के आया था PC पे। अच्छा CM पंजाब को बचाने क्योंकि देखिए 40 लोग तो कमो बेशतर पंजाब के टूट चुके हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, ये तो मैं नून लीग के बूट पे बैठ के, चलो शुक्र है आप भी दादू शिवाल की बात कर रहे हैं, मैं नून लीग के बूट में नहीं बैठ रहा, मैं मिला हूँ जानता हूँ उनको। गुजारिश ये है कादी साहब, फैसला उसी ने करना जो निज़ाम हुकूमत तो फिर कोई नहीं रहा है।
इनकी औकात ही नहीं है टूटने की। फिर जब फैसले किसी और ने करने हो तो हमें ना गिणया करो 50 इधर आ गए, 26 इधर आ गए, पूछते नहीं किधर जाना है। कादी साहब देखो, फैसले तो कोई और करता है, हमारी जुबानें सीधी गई हैं। क्या 2018 की हुकूमत में पीटीआई के थे 123, मुस्लिम लीग नून के थे 129, उस वक़्त की अहम तरीन शख्सियत और बड़ी, मुझे पंजाब भी मिलेगा कि नहीं? अब ये गुनाहगार कानून ने बातें सुनी हुई है, छोड़ो। फिर किस तरह राणा सनाउल्लाह ने 8 बंदे काबू किए, बात मैं भी बता दूं, फिर किसने तोड़े बगैर कैरेक्टर्स का नाम लिए बगैर। मैं नाम तो लूंगा, मैं भी नहीं लूंगा। देखें आज से आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं, तो आप ये जो कारोबार है ना, ये मुझे एक 4 स्टार जनरल साहब ने मरहूम ने बताई थी बात, तो ये किसी का ना इसका वो कर दें अपना, इसको ट्रस्ट बना दें। वाह साड़ी तो बारी बनाई है, वाह वाह, हैं जी। तो उन पे देखो ना, हम खान साहब पे भी 100 दफ़ा आज मैंने सवाल किया ना कि भुट्टो साहब के खिलाफ आप बात करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इस्लाहत अवाम के हक में भुट्टो ने की थी। 1973 का एक बजट है जो पीपल्स पार्टी प्राउडली, काजी साहब हाँ गलत भी हुआ। अच्छा काजी साहब, इमरान खान साहब बहुत अच्छे आदमी, उनसे कोई गलत काम यार। सीमट ये 4-5 दिनों में 200 रुपया बढ़ गया है, क्या इनके फेवर? नहीं भट्टी साहब नहीं टमाटर ना भट्टी साहब, टमाटर हो गया, सीमेंट हो गया, ये बातें ना करें। ये वज़ीर-ए-आज़म का क्या काम है? आपको पता है सीमेंट 3 दिन में बोरी कितनी बढ़ी है? आप तब गिला कीजिएगा जब आप BMW ना खरीद सकें, जब आप रेंज रोवर के पैसे बढ़ जाएं और तुम्हारा की तलक टमाटर ना। अच्छा फिर जब आप करते हो, अच्छा गल तो सुनो, काजी यू ग्रेट, घर बनाना छड़ दइए, हुक्म करो आपके दोस्त इमरान खान साहब, उनको को खुदा का 705 की बोरी 950 की बोरी, छोटी छोटी बातें को बड़ी बातें करें, यूरोपियन यूनियन की बातें करें, ये क्या बात? मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, मगर एक होमलेस के स्विस बैंक था, उसमें से 4 अरब रुपए निकले हैं। यहाँ का गरीब आदमी है तो पता लगता है माशाल्लाह है जी। चलें एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये लाहौर में जो आग लगी है, ये इतना तकलीफ दे, क्यों हमारा इतना डिलेपिटेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक पाएंगे और फिर केजरीवाल पे भी बात करेंगे जो हमसाये में इलेक्शन जीत के आ रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक तो भट्टी साहब, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि हमने एक दफ़ा फिर आग लगी और वहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर जिसे कहते हैं वो मौजूद नहीं थे, और कोई ज़ाहिर है वहाँ पे फिर ये तारों का एक सिस्टम है। आप किसी प्लाजे में चले जाएं, लाहौर में बताया जाता है 500 प्लाजे ऐसे हैं कम अज़ कम जो कि वल्नरेबल हैं, जहाँ किसी वक्त भी आग लग सकती है। उसमें अब ये कितने लोगों के कारोबार, यहाँ कुछ रियासत तो कुछ देती नहीं है, ना कोई बेरोज़गारी अलाउंस है, लोग अपना काम करते हैं, पता नहीं तो ये अब इंडिविजुअल लोगों की दुकान। साहब दुनिया की पूरी कायनात की रिसर्च करे, LDA से ज़्यादा करप्ट आदमी दुनिया में कोई पैदा हो नहीं सकता। मौजूदा एक अफसर एक अहम तरीन शख्सियत को मंथली कितनी देता है भूल जाए। चले एक मैं आपको देता हूँ, अक्सर आता था कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री बनाई, आग लग गई, धमाका हुआ, 10 लोग मर गए, किसी एक को कभी सज़ा हुई? अंदरूने शहर चले जाएँ, एक नक्शा लुआरी ये शालमी अगर कानून के मुताबिक बना हुआ तो मुझे पकड़ लेना, मंथली 7 उनको देते हैं, टाउन वालों को पैसे देते हैं। अब तो शादियाँ, ये पूरा राइविंड है ना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। वैसे 10 बजे टाइम है, लाख रुपया पुलिस और इंतज़ामिया लेती है AC राइविंड मुबैना तौर पर, आप पूरी रात शादी करें। कादी साहब जब आपका आबे का हवा बिगड़ा हुआ है, कानून ऊपर है, कोई नहीं अपनी हरकत आता एक और स्कैंडल निकला है। स्कैंडल ये है कि मुतसरीन कह रहे हैं कि हमें हमसे खाली करवाने की कोशिश की जा रही थी, और एलिजिडली मुबैना तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसको आग लगाई गई। अब इसकी कौन तहकीक करेगा? इतने बड़े बिल्डर या जो ज़मीनों पे जिसने ये ज़मीनों का फिर क्या प्लाजा सब, ये जो अमीर आदमी है इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है मलक साहब, उसने 4000 प्लाट कोड़ियों को भाव लेके करोड़ों रुपए मरला बेच रहा है, तो अरबों रुपए का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म से भी मिलता है, अपोजिशन से भी शख्सियत मिलती है। इस पाकिस्तान में गरीब आदमी को इंसाफ ना मुतालबे से, ना रुकैस से, ना एहतजाज से मिलना है। ये चंद माफिया का मुल्क है, वो ही चला रहे हैं। मैं कहता हूँ यार ये इनको बुलाएं, ये कह रहे हैं कि साथ एक प्लाजा किसी का बन रहा है,
और उसने ये ज़मीन खरीदना चाह रहा था। ये हमारी तरफ से नहीं, मुतासरीन की तरफ से इल्ज़ाम है। और हमारा वो के लिए हाजिर है। एक कब्जा ग्रुप का एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। मैं आपको सामने वाला एक प्लाजा जो रिसेंटली वहाँ पे आग लगी थी, वहाँ पे बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँ। हाँ, फीस आप सुन के ना रह जाएंगे। उसकी रीज़न ये इलेक्ट्रिफिकेशन। एक निज़ाम है, आपने अगर 500 लोगों को बिजली देनी है तो तारों का एक स्टैंडर्ड है, मीटर का एक स्टैंडर्ड है। वो पता है किस तरह लगी? वो जो ऊपर तारे हैं ना छत पे, वो चूहों के घर बने हुए हैं, चूहे काट के उनकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हुई। यानी कि आपने तारों को किसी निज़ाम के तहत कोई SOP नहीं। यहाँ जो आप सब्जेक्ट छेड़ देते हैं ना, हमारी बड़ी तकलीफ है। मैं आपको बताता हूँ, जब इन तारे, ये जो तारे हैं जो कुछ, मैं अब क्या नाम लूँ उनका, जिनके घरों में नोटों के ढेर लगा ली हैं और वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप 3 से 4 हज़ार अरब रुपया खिलाते हैं बिजली पर। ये इन तारों पर अगर जो पैसा और प्रॉफिट आना था, अगर इस बिजली पर री इन्वेस्ट होता और अगर हम ये तारे जेर जमीन ले जाते तो 30% हमारी जो लाइन लॉसेस खत्म होते, आग ना लगती। मगर ये क्या है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने जब वजीर थे और कहा था कि ये बिजली नहीं बन रही, ये डकैती हो रही है, तो वो वजीर थे उस वक्त। वैसे डकैती अब भी हो रही है। जहां पे बड्डी साहब, कायद साहब, मेरे कहने पे आप जहां जहां प्लाजा बने हैं, क्लोजिंग इधर SOP होते हैं NDA के, 90% ना पार्किंग का इंतजाम है, ना खुदा ना हासा बिजली क्लोजिंग है, और ये सारे मंथली मुबैना करप्शन लेते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म उन लोगों के हाजिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आए से रब्ता करें, GNN में फ़ोन करें, और जो मुतासरीन है ख़ास तौर पे, हम उन्हें पूरा टाइम देंगे ताकि हम आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा सकें। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।